हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इससे पहले 2 लेक्चर्स जो जा चुके हैं उसमें मैंने प्लेन मिरर्स के कंसेप्ट कराए थे कुछ अच्छे जहाँ पर डेविएशन, रोटेशन, मिरर वॉल प्रॉब्लम्स, क्लॉक प्रॉब्लम्स और बहुत सारे और अच्छे कंसेप्ट आपको दिए थे। इस लेक्चर में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स और अच्छी प्रॉब्लम्स और कंसेप्ट समझा सकूँ। आज सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है बच्चों, वो है कि अगर 2 पैरेलल मिरर्स के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए। हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, लेट अस टेक कि ये वाला डिस्टेंस x है और ये वाला y है। अब ये मिड पॉइंट भी हो सकता है और अलग अलग डिस्टेंस भी हो सकता है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया तो देखो क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, तो मैं इसका आंसर पहले ही बता देता हूँ कि इनफाइनाइट होगी। ठीक है, देखो कैसे। अच्छा, अब हाउ टू फॉर्म फर्स्ट इमेज, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई अगर ये डिस्टेंस x है तो परपेंडिकुलर रे भेजो। सबसे पहले तो मिरर के परपेंडिकुलर एक रे को भेज दो आप इस तरह से, और सेम यहाँ पर x दूरी पर ही इसकी पहली इमेज I1 फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। और अब दूसरी रे को जब भी आप भेजोगे किसी भी एंगल से, मान लो मैं इसको ऐसे भेज रहा हूँ, तो हमेशा वो इस इमेज में से ही वर्चुअली मीट करती हुई नजर आएगी और रिफ्लेक्ट कैसे होगी बोला, ऐसे। क्लियर, इस तरह से। उसके बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, राइट। अच्छा, अब देखो आगे की कहानी। यहां से इसकी पहली इमेज लेफ्ट साइड में कहां पर बनेगी, तो ये डिस्टेंस y है, तो यहां से भी एक रे भेज दो इस तरह से, टकरा कर वापस आएगी। और y दूरी पर यहां पर मान लो इसने एक इमेज बना ली, अपनी पहली इमेज, राइट। ये पहली इमेज राइट साइड में और ये पहली इमेज लेफ्ट साइड पर है। अच्छा, अब दूसरी रे देखो, दूसरी रे आप पास जैसे मर्जी कर दो, राइट। ये आती हुई कहाँ से नजर आएगी इस इमेज से, तो यहाँ से ऐसे मिला दो और रिफ्लेक्ट होगी कैसे, ये ऐसे कुछ इस तरह से। क्लियर। और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर अगेन ये ऐसे जाएगी और ऐसी देखो इनफाइनाइट रेज निकल रही है। अब थिंक अबाउट कि भाई इस इमेज का जो, देखो इसको पहले ना रफ सरफेस बना लेता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। अब ये इमेज इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, राइट। तो इस इमेज की लिए ये वाला मिरर कहां पर इमेज बनाएगा, मतलब ये इमेज अब जो मिरर आपका 1 है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो इमेज है जो इस मिरर ने बनाई, मतलब इस मिरर ने बनाई यहां पर, राइट। तो ये इमेज का इस मिरर से डिस्टेंस कितना हो गया, क्या 2x + y डिस्टेंस हो गया। तो भाई जो ये वाला मिरर है, मिरर M1, ये इस इमेज का जो एक और इमेज बनाएगा वो ऐसे बना देगा। देखो यहां से गई यहां, तो यहां पर एक्सटेंड कर दो इस तरह से, तो ये वाला जो टोटल डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, 2x + y। सिमिलरली जो ये वाला राइट साइड वाला मिरर है वो इस इमेज का एक और इमेज, मतलब क्योंकि ये इमेज इसके लिए तो ऑब्जेक्ट का काम करिए ना, तो वो कहां पर बनाएगा, यहां पर इस जगह पर, राइट। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस y, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां तक, 2y + x। क्लियर। तो मैं आपको जो शॉर्ट में कहानी समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं कि M2 की पहली इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट, और वो इसकी इमेज फॉर्मेशन कर देगा यहां पर। क्लियर। देखो पहली इमेज तो ये बना दी आपने, देखो इसको लिख भी देता हूं यहां पर, M2 जो कि राइट साइड में है, M1 जो कि लेफ्ट साइड में है। पहली इमेज कहां पर बनी, x पर, पहली इमेज कहां पर बनी, y पर, राइट। अच्छा, राइट साइड पर दूसरी इमेज कहां पर बनी, 2y + x पर। लेफ्ट साइड में दूसरी इमेज कहां पर बनी, 2x + y पर। अगली इमेज कहां पर बनेगी, कैसे प्रेडिक्ट करें, देखो ये तो चलता रहेगा ना, तो मैं इसको सोल्व करने की आपको एक ट्रिक दे रहा हूं और आप फिर इससे मैच करके देख लेना किसी भी डाटा के लिए। हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और y की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, यानी कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर है M2 मिरर से और 3 सेंटीमीटर है M1 मिरर से। तो मुझसे पूछा जाए अगर इनफाइनाइट में से राइट साइड में तीसरी इमेज कहां पर बनेगी, तो तीसरी इमेज का डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे आप, तो तरीका देखो क्या है, आपने लिखना है M1 M2 की पहली इमेज कहां पर बनेगी, डेफिनेटली अगर 2 सेंटीमीटर तो पहले 2 सेंटीमीटर दूर बनेगी, और
M1 के लिए डेफिनेटली अगर ये 3 सेंटीमीटर, तो पहली इमेज कहां पर बनेगी, 3 सेंटीमीटर दूर। क्लियर। अब आगे की कहानी देखो, आपने क्या करना है बच्चों, क्रॉस एडिशन करना है, यानी कि 2 में इन दोनों का एडिशन कितना है, 5 + 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 2 में 5 जोड़ोगे तो 7, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8, यानी कि फर्स्ट इमेज 2 सेंटीमीटर दूर, सेकंड इमेज 8 सेंटीमीटर दूर। इसके बाद दोबारा क्रॉस एडिशन करो, +5 13 सेंटीमीटर, इसमें +5 करो 12 सेंटीमीटर, अगेन इसके बाद 17 सेंटीमीटर, अगेन 18 सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्रॉस एडिशन करते रहो, आप कितनी मर्जी इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर मुझसे बोला जाता कि M1 की चौथी इमेज बताओ, M1 मिरर से चौथी इमेज कितनी दूर बनेगी, तो मैं बता दूंगा भाई पहली 3 सेंटीमीटर, दूसरी 2 सेंटीमीटर, तीसरी 13 सेंटीमीटर, और चौथी इमेज कहां पर बनेगी, 17 सेंटीमीटर दूर बनेगी। राइट। तो प्लेन मिरर में अगर आपको कोई भी डिस्टेंस निकालना है तो ये क्रॉस एडिशन वाली टेक्निक आपने फॉलो करनी है, क्योंकि इमेजेस तो इनफाइनाइट बनेगी, लेकिन आपको तो एक पर्टिकुलर इमेज बतानी है ना, कि ये वाली तीसरी इमेज बताओ, चौथी इमेज बनाओ, तो उसके लिए यही तरीका है। देखो यहां पर भी मैंने यही करा था, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, इन दोनों की पहली इमेज लिख दी, इसकी x इसकी y। अब इसके अंदर क्या जोड़ना है मुझे, x + y, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2y। इसके अंदर भी मैंने क्या जोड़ा, x + y, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + y। अब अगर कहानी चलानी है तो ये क्या हो जाएगा, 2x + y + x + y, यानी कि 3x + 2y। इसमें भी जोड़ दो इस तरह से, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y + 2x। तो इस तरह से आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हो, और आप दो प्लेन मिरर के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी इमेज का डिस्टेंस बता सकते हो। तो इसको ना एक बार मैं और करा के देख लेता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उससे प्रेडिक्ट करना कि सही कर रहे हो कि गलत। तो बच्चों अब मैं आपको क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो एक ऑब्जेक्ट को हमने एक मिरर M1 और M2 के बीच में रखा, राइट, और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि M2 से डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर और M1 से डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ फोर्थ इमेज का राइट साइड में डिस्टेंस कितना होगा, मतलब राइट साइड वाला जो मिरर है इससे चौथी इमेज कितनी दूर बनेगी, तो देखो तरीका बिल्कुल सिंपल है। M1 M2 लिखा आपने, पहली इमेज M2 से कहां बनेगी, 4 सेंटीमीटर दूर, M1 से कहां पर बनेगी, 5 सेंटीमीटर दूर। उसके बाद 5 + 4 कितना है, क्रॉस एडिशन करना है ना आपने, इन दोनों का सम कितना है, 9, या दो मिरर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 9, तो 9 जोड़ो तो यहाँ पर 14, यहाँ पर 13, यहाँ पर 22, यहाँ पर 23, यहाँ पर 32, यहाँ पर 31, राइट। तो फर्स्ट इमेज 4 सेंटीमीटर, सेकंड इमेज 14 सेंटीमीटर, देन 22, और जो चौथी इमेज जो मुझे चाहिए वो बनेगी 32 सेंटीमीटर दूर इस मिरर से। तो आई होप कि बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि प्लेन मिरर्स का कंसेप्ट क्या है। अब थोड़ा सा इससे प्रो लेवल पर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो बच्चों अब इस तरह के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहली इमेज होगी वो ब्राइटेस्ट होगी, दूसरी इमेज थोड़ी सी कम ब्राइट होगी, तीसरी और कम, चौथी और कम, क्योंकि जितनी दूर आप जाओगे इमेज की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। उसके बहुत सारे स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेज कम मीट करेगी, या मैं बोल सकता हूँ कि लाइट एनर्जी का कहीं ना कहीं जरा सा आप बोल सकते हो कि कन्वर्जन हो सकता है हीट एनर्जी में, या देर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स। तो ब्राइटेस्ट इमेज हमेशा पहली होगी, और जैसे ही मैं इस सीक्वेंस में दूर जाऊंगा तो ब्राइटनेस कम होती जाएगी इमेज की। क्लियर। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि एक मिरर है M1 और एक मिरर है M2, और यहां पर कहीं मैंने ऑब्जेक्ट को रखा इस जगह पर, और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 1 2 3 4 या 5, जल्दी बताओ। एक बार आप ट्राई कर सकते हो इसको, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में पहले भी सिखा चुका हूं आपको। तो देखो अब इसकी पहली इमेज बनाना बिल्कुल आसान है यार, देखो वो तो काम सबसे इजी है। अगर मैं इसकी पहली इमेज देखूं, मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो ऐसे, राइट, तो मुझे इतना पता है कि अगर ये दूरी x है तो यहां पर इसकी पहली इमेज बनेगी x डिस्टेंस पर ही, I1। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, एक रे को भेजूंगा ऐसे, जो कि ऐसे इस तरह से चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, और मुझे यहां से आती हुई ऐसी नजर आएगी। क्लियर। तो पहली इमेज बना दी। अब दूसरी रे भेजो इसकी इस मिरर पर, राइट, और मुझे पता है कि अगर ये दूरी y है तो इसकी जो पहली इमेज है वो यहाँ पर y डिस्टेंस दूर बनेगी इस जगह पर, राइट। इसको मैंने भेजा ऐसे, रिफ्लेक्ट होकर जाएगी इस तरह से, राइट। इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दो। तो अब तक मैं 2 इमेजेस बना चुका हूँ, एक ये रही और एक ये रही। अब बात करते हैं तीसरी इमेज की। क्या तीसरी इमेज बन पाएगी इस केस में, सोचो। क्या इस रे को टकराने के लिए यहाँ पर कोई मिरर मिला? नहीं। क्या इस रे को टकराने के लिए यहाँ पर कोई मिरर मिला? नहीं। तो यानी कि अब ये रे और तो नहीं टकरा सकती, राइट। तो यानी कि इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होगी वो हमेशा क्या होगी, 2। देखो
कंसेप्ट से चलोगे तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको याद ही हो जाएगा कि भाई हाँ ऐसे सिनेरियो में इमेजेस कितनी बनेगी, 2 इमेजेस बनेगी, राइट। एक दो केसेस और देखते हैं अब। तो बच्चों आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपको मैं अभी दे रहा हूँ, अभी जो कंसेप्ट करा है उसी कंसेप्ट के बेसिस पर आपने बताना है। अगर एक ऑब्जेक्ट 2 मिरर्स के बीच में कुछ इस तरह से पड़ा हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर M2 है और ये मिरर M1 है, राइट। ये यहाँ से डिस्टेंस x है, यहाँ से डिस्टेंस y है, क्लियर। अब आपने मुझे ये बताना है कि सिनेरियो में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो जल्दी से इसका आंसर आप सोल्व करना, अभी सोल्व कर लो इनफैक्ट, और जब भी लेक्चर ओवर हो कमेंट बॉक्स में उसी वक्त आप आंसर कर देना, राइट। तो आप समझते हैं बच्चों सर्कुलर कंसेप्ट। बेटा जस्ट थिंक अबाउट कि 2 मिरर्स को मैंने एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पर रखा, ये टोटल एंगल मान लो थीटा है, और जिसमें से ये वाला जो एंगल है इसको हम अल्फा मान लेते हैं और ये वाले एंगल को मान लेते हैं बीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, तो आपको देखो कंसेप्ट कैसे समझना होता है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, राइट। ये ऑब्जेक्ट 2 मिरर्स के बीच में, एक मिरर अलोंग एक्स एक्सिस लेटा हुआ है M2 और एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है, ऐसा समझो आप। तो ये जो M1 मिरर है इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज कहां पर बनाएगा। थिंक अबाउट इट कि अगर ये ऑब्जेक्ट अल्फा डिग्री एंगल पर, यहां पर अल्फा डिग्री बोलो, अल्फा रेडियन बोलना चाहिए मुझे, अल्फा रेडियन एंगल पर यहां पर है, तो मैं बोल देता हूं कि इसकी पहली इमेज बनेगी एग्जैक्ट यहां पर अल्फा एंगल पर, इसको मैं नाम दे रहा हूं y1, राइट। ये काम तो बिल्कुल आसान था। अगर ये ऑब्जेक्ट की M2 के साथ इमेज देखनी है, अगर ये एंगल बीटा है, तो M2 जो पहली इमेज, इसके लिए मैं मार्कर अलग कलर का यूज करता हूं, जो M2 पहली इमेज बनाएगा बच्चों वो बनाएगा ये I1, राइट। और ये एंगल क्या होगा यहाँ पर बीटा, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का इमेज का जो एंगल होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ जो एंगल होगा वही इमेज का मिरर के साथ एंगल होना चाहिए, क्लियर है। ये तो बिल्कुल आम जिंदगी, बिल्कुल सिंपल सी कहानी। अब जस्ट सुनो, जो इमेज ये वाली बनी होगी, ये इमेज इस M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो इस इमेज और इस M2 के बीच का टोटल एंगल कितना है, देखो जरा, 2 अल्फा प्लस बीटा। चेक करो डायग्राम में, देखो अल्फा अल्फा बीटा यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि M2 अपनी दूसरी इमेज जो बनाएगा वो इसको ऑब्जेक्ट मानकर बनाएगा। तो मैं ये एंगल कितना है 2 अल्फा प्लस बीटा, तो मैं ऑलमोस्ट इतना ही एंगल बना दूंगा यहां पर ऐसे, और M2 की वजह से जो दूसरी इमेज बनेगी, राइट, वो बनेगी यहां पर, और ये पूरा एंगल क्या होगा 2 अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहां से यहां तक 2 अल्फा प्लस बीटा और यहां से यहां तक भी 2 अल्फा प्लस बीटा। जस्ट थिंक अबाउट दिस एंगल इज 2 अल्फा प्लस बीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो 2 अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब सुनो, अब M1 ने भी ये सोचा कि भाई ये जो इमेज है, जो M2 के लिए पहली इमेज है, वो M1 के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये एंगल देखो कितना बना रही है, M1 अल्फा बीटा बीटा, यानी कि M1 के साथ इस फर्स्ट इमेज का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 2 बीटा प्लस अल्फा। तो M1 इस की पहली इमेज जो बनाएगा वो किस एंगल पर बनाएगा, मैं यहां पर बना देता हूं इस तरह से, यहां पर कुछ, राइट। तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा बच्चों, ये वाला पूरा एंगल ये होगा 2 बीटा प्लस अल्फा, क्लियर है। और इस तरह से M1 भी अपनी दूसरी इमेज बना देगा। अब उसके बाद तीसरी इमेज देखते हैं, क्या तीसरी इमेज बनेगी, वो भी चेक कर लेते हैं अभी। देखो अब 2 अल्फा प्लस बीटा जो ये I2 बना रहे हैं यहां पर, अब ये I2 इसी M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और अब देखिए टोटल एंगल कितना बन रहा है, देखो M1 से कितना दूर है ये M1, ये ना यहां पर एक अल्फा एंगल आया, क्लियर। अल्फा के बाद देखो ना, अल्फा के बाद कौन सा एंगल आया यहाँ पर, एक बीटा एंगल आया, बीटा के बाद एक और बीटा एंगल आया, क्लियर। या आप ऐसा देखो कि यहां तक का एंगल कितना है 2 अल्फा प्लस बीटा, क्लियर, और ये वाला एंगल कितना है बीटा, क्लियर, और ये वाला कितना है अल्फा, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा में मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा ऐड करना है, ये वाला पूरा एंगल, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो ना 2 अल्फा प्लस बीटा में अगर मैं अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दूं, क्यों ऐड कर रहा हूं, देखो
यहां से यहां तक का एंगल 2 अल्फा प्लस बीटा, समझ पा रहे हो? और मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाली जो इमेज है, सॉरी इसके लिए, हाँ m1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है, तो यानी कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और ऐड कर दूं, ये हो जाएगा कितना 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट। तो यहां से लेकर इस मिरर तक का जो ये वाला एंगल है, ये मुझे ढूंढना है। ये पूरा एंगल कितना होगा, देखो दोबारा से इसको एक बार प्लीज, ये एंगल कितना अल्फा, राइट, ये एंगल कितना बीटा, यानी कि यहां तक कितना अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। और इमेज का यहां से यहां तक का जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा के बाद का, क्लियर, वो कितना है यहां पर देखो ध्यान से। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो जो तीसरी इमेज बना रहा हूं m1 के लिए, वो कोई यहां पर बनेगी इस जगह पर, राइट। और एंगल टोटल कितना बनेगा, इस पर्टिकुलर में मैंने अल्फा प्लस बीटा जोड़ दिया, तो ये जो अब पूरा एंगल बनेगा यहां से लेकर यहां तक, ये बनेगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। सिमिलरली अब जो ये I2 इमेज थी, अच्छा इसने I3 यहां पर बना ली ना, जो ये I2 इमेज थी, अब ये M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। तो यहां पर इस पर्टिकुलर एंगल में अल्फा प्लस बीटा और जोड़ दो, तो I2 विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, और ये मिरर यहां पर कहीं एक इमेज फॉर्म कर देगा, और मिरर तक का जो ये पूरा एंगल होगा, इस एंगल को आप नाम दे दो क्या, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। यहां पर हम से बच्चों और आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अगली इमेज बनेगी देखो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो देखो इस मिरर के बैक साइड में बनना स्टार्ट कर देगी, यानी कि आपने इमेज तब तक फॉर्म करनी है जब तक वो 180 डिग्री एंगल को क्रॉस ना करे, क्लियर। क्योंकि अब देखो ना, ये मिरर M1 है, इसको अगर मैं यहाँ पर एक्सटेंड करूँ, राइट, जो अगली इमेज बनेगी वो यहाँ पर बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब ये इमेज के लिए ये मिरर, मतलब अगर यहाँ पर मान लो कोई मैं इमेज बना दूँ M2 की वजह से, राइट, मैं बोल रहा हूँ कि M2 की वजह से एक इमेज बना दी यहाँ पर, अब ये इमेज एक्चुअल में देखो कहाँ पर है, ये मिरर के बैक साइड पर आ गई, किसके बैक साइड में आ गई, M1 मिरर के। देखो मिरर पड़ा है यहाँ पर, ये रफ सरफेस, और इमेज बन रही है यहाँ पर, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो इमेज है जो इस मिरर की है M1 की, इस मिरर की ये इमेज क्या इस M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन सकती है कभी, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि देखो ये रफ सरफेस के सामने आ चुकी है अब, राइट। तो एक फिक्स नंबर ऑफ इमेजेस ही बना सकते हैं जब दो पर्टिकुलर प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड होंगे। अब मैं वही आपको सिखाने वाला हूं, ये तो था कंसेप्ट, एक्चुअल में काम कैसे करता है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक पे हम ध्यान देंगे ज्यादा, राइट, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ज्यादा मैटर करती है हमारे लिए। देखो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले और मैं आपको बोलूं कि भाई ये दो मिरर्स है, ये M1 ये M2, राइट, और यहां पर कहीं एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और ये एंगल मान लो अल्फा, ये एंगल है बीटा, क्लियर। लेट अस पहले कंसेप्ट से समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि M1 M2, पहली इमेज का एंगल M1 के लिए क्या होगा, अल्फा, मतलब यहां पर जो इमेज बनेगी, और इसके लिए क्या होगा, बीटा। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, टोटल एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा है ना, क्रॉस एडिशन स्टार्ट कर दो, यानी कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा जोड़ो तो कितना आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसके बाद जब इसमें आप अल्फा प्लस बीटा जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा। उसके बाद इसमें अल्फा प्लस बीटा जोड़ो और इसमें भी दोबारा अल्फा प्लस बीटा जोड़ो, ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरह से आप करते जाओगे, लेकिन एक लिमिट तक आप इसको तब तक परफॉर्म करोगे जब तक इन एंगल्स की वैल्यू 180 डिग्री से कम रहती है। जैसे ही इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री या उससे एक्सीड कर गया, तो यानी कि वो इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है वहां पर, तो क्या वो कोइंसाइड करने लग गई है इमेजेस, क्लियर। अब मैं जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसमें भी हम क्रॉस एडिशन का हेल्प लेंगे। अब जैसे कि मैं आपको सिंपल से कंसेप्ट से बताता हूं, इससे आपको ज़्यादा थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। देखो मैंने पहले ही नोट्स बना रखे इस चीज़ के। सी, अगर मैं आपको ये बोलूं, आप इसको ध्यान से देखो जरा, एक मिरर है M1 और एक मिरर है M2, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट पड़ा है यहां पर O, जो कि M1 से एंगल बना रहा है 20 डिग्री और M2 से बना रहा है 30 डिग्री। मैं आपसे पूछूं कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, तो आप मुझे कैसे बताओगे, पहले M1 की इमेज 20 डिग्री पर, फिर 30 डिग्री पर,
मिरर्स के बीच का एंगल 50 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो 20 में 50 जोड़ा क्रॉस एडिशन में तो 70 आया, 70 में अच्छा ऐसी 30 में 50 जोड़ा तो 80 आया। अब तक तो देखो बात बिल्कुल सही चल रही है। फिर 130 आया, फिर 120 आया, फिर 170 आया, राइट। और यहाँ पर 130 में जब 50 जोड़ूंगा तो 180 आ गया। क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि 180 डिग्री आते ही इमेज कोइंसाइड करने लग जाएगी, कोइंसाइड इन द सेंस कि वो ओवरलैप करने लग जाएगी, और ये जो केस है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, राइट। तो मैं क्या देखता हूं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जब तक एंगल्स का सम 180 से कम है तब तक आप काउंट करोगे, उतनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। तो यहाँ पर कितनी इमेज बनी? 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे देखो, इसके बाद एक और कंसेप्ट, अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट है, एक एंगल बन रहा है 25 डिग्री मिरर M1 के साथ और एक बन रहा है 45 डिग्री 45 डिग्री, कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी? तो उसका कंसेप्ट देखो, पहली इमेज M1 से 25 डिग्री पर ही और M2 से 45 डिग्री पर ही, क्रॉस एडिशन स्टार्ट करो। यहाँ पर 70 डिग्री ऐड करा तो कितना है? 115, इसमें 70 जोड़ा तो 95, इसमें 70 जोड़ा तो 165, इसमें 70 जोड़ा तो 185, बस खत्म। ये पॉसिबल नहीं है। कितनी इमेजेस हुई? 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि 5 इमेजेस। क्लियर है? क्या ये बात समझ आई? चलो अब हम देखते हैं कि अगर दो मिरर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, हालांकि 90 डिग्री जैसा लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, बट मान लेते हैं कि 90 डिग्री है। क्लियर? तो 90 डिग्री का मतलब 45 45, ये दो इमेजेस तो बनेगी बनेगी। इसमें हमने 30 जोड़ा तो कितना आया? अरे इसमें जब 30 जोड़ा तो कितना है? 135। क्लियर? और इसमें जब मैं 45 जोड़ूंगा, 45 में ये जोड़ूंगा तो 135। अब देखो इसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब मैं इसमें 90 जोड़ूंगा तो ये 180 से ज़्यादा आ जाएगा, इसमें 90 जोड़ूंगा तो 180 से ज़्यादा आ जाएगा। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये चेक करना है कि क्या ओवरलैपिंग इमेज की हो रही है। देखो अब ये चेक करने का तरीका है, जैसे कि अगर मैं इन दोनों एंगल्स को मिरर्स के बीच के एंगल के साथ ऐड कर दूं और इन तीन एंगल का जो सम है वो या तो 360 बन जाए या 360 से ज्यादा बन जाए, तो यानी कि ये दो इमेजेस एक दूसरे पर ओवरलैप हो रही थी, राइट। ओवरलैप होकर इमेज बना रही थी तो वो एक इमेज काउंट होगी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग चेक करने का यही तरीका है। देखो 135 प्लस 135 कितना हो गया? 270, 270 प्लस 90 कितना हो गया? 360। तो यानी कि भाई ये ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है कि जब भी 90 डिग्री पर दो मिरर्स होते हैं तो हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है? 3 बनती है। क्लियर? तो ये बात आपको आनी चाहिए। तो अब इससे भी शॉर्टकट आपको अगर कुछ चाहिए तो वो भी मेरे पास है। देखो इससे भी शॉर्टकट क्या हो सकता है, अगर आपको पता है कि थीटा जो एंगल है बिटवीन टू प्लेन मिरर है, केस वन क्या है कि 360 बाय थीटा आप करोगे, उससे आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएगी। अगर वो फैक्टर आपका इवन आ रहा है तो आप क्या कर दोगे? n-1। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं कि दो मिरर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो कितनी इमेजेस बन सकती है? आपने क्या किया? 360 बाय थीटा, तो 360 बाय थीटा करके कितना है? 6 एक इवन नंबर है, माइनस कर दो 1 तो क्या आ जाएगा? 5 इमेजेस, राइट। जैसे कि अगर है 90 डिग्री तो आप क्या करोगे? 360 डिवाइड बाय 90, राइट। अगेन क्या आया? 4 माइनस 1 3 इमेजेस। यही तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो चौथी इमेज होती है, मतलब जो तीसरी इमेज होती है, वो एक्चुअल में दो इमेजेस बन रही होती है लेकिन वो ओवरलैप करके बनती है। क्लियर? मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर भी कर देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो अगर ये 45 डिग्री पर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है बच्चों, इसकी पहली इमेज कहां बनेगी? यहां पर, इस पॉइंट पर। दूसरी इमेज कहां बनेगी? इस पॉइंट पर। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं मिरर को और इसको एक्सटेंड करूं, मान लो ये मिरर है M1 और ये मिरर है M2, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई जो ये I1 है और जो I2 है, राइट, I1 का जो इमेज है वो यहां पर बन गया, ये बोल दो, या I2 का इमेज यहां पर बन गया इससे इक्वी डिस्टेंस पर, ये बोल दो। तो यानी कि इसकी इमेज और इसकी इमेज यहां पर ओवरलैप करके एक तीसरी इमेज बना देती है। क्लियर? तो इससे यहां पर 1 2 और 3 इमेजेस बनेगी। अब इस इमेज के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखो इस मिरर को अगर ऐसे एक्सटेंड करूं मैं यहां पर, तो मैं बोल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट का काम कर और इमेज बना दी, और जब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि इसको ऑब्जेक्ट माना और इसकी इमेज बना दी। तो ये जो चौथी इमेज का फंडा है ना, ये ओवरलैपिंग वाला फंडा है, इसलिए मैं इसको एक इमेज काउंट कर रहा हूं। क्लियर? ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब केस 2, अगर 360 बाय थीटा ऑड नंबर आ जाए और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि भाई देख, अगर मैं बोल रहा हूं कि दो मिरर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री और ऑब्जेक्ट जो है एग्जैक्ट बीच में प्रेजेंट है,
यानी कि 60 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री यहाँ, राइट। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल कंसेप्ट। तो इस केस में क्या होगा, आप वही 360/120 करोगे, यानी कि जो एंगल है, राइट। अब यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 तो इवन नंबर नहीं है, 3 तो ऑड नंबर है, लेकिन फिर भी आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट 1। तो यानी कि कितनी इमेजेस बनेगी, 2 इमेजेस। ये रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो, इवन नंबर है तब भी आप -1 कर रहे थे, राइट। ऑड नंबर है तब भी आप -1 कर रहे हो, लेकिन उसका कंसेप्ट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहां पर कि एंगल बन रहा है, जैसे अगर ऑड नंबर चाहिए मुझे, मैं बोल रहा हूं कि भाई मिरर्स जो है 120 डिग्री के एग्जांपल हो गए ना। अगर मैं आपको 60 डिग्री बोल दूं, 60 से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं, वो तो नहीं हो सकता। अगर मैं आपको यहाँ पर 45 डिग्री बोल दूं, 45 डिग्री से आ जाएगा एंगल, देखिए 45 से भी 8 आता है। चलो, कंसेप्ट सिंपल सा है बच्चों। देखो, अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा एंगल है जिससे आपको यहाँ पर जो नंबर मिल रहा है वो ओड मिल रहा है, बट इमेज जो है वो 2 एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसके साथ जितना एंगल बन रहा है उतना इसके साथ एंगल बन रहा है, तो उस केस में भी आपने -1 करना होता है। हाँ, लेकिन एसिमेट्रिकल अगर सिचुएशन है, एसिमेट्रिकल का मतलब एंगल 120 डिग्री है, लेकिन अब 60 नहीं, अब 70 और 50 है, क्लियर। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी जो आपको डिवाइड करके एक्चुअल में मिलेगा। जैसे कि जब 60 था तो डिवाइड करके 3 मिला, लेकिन मैंने -1 कर दिया। लेकिन अब क्या हो गया, 60 नहीं करते, इसको 70 और इसको 50 कर देते हैं। जैसे कि मैं उसी एग्जांपल को बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसको 50 बोल दिया, इसको 70 कर दिया, इसको बोला एसिमेट्रिकल कंडीशन। यहाँ पर जब मैं 360 बाय दोनों एंगल्स का सम करूंगा तो मुझे मिल रहा है n, और n अगर ओड नंबर है तो उसको मैं एज इट इज लिखूंगा। तो इसका आंसर क्या होगा इस केस में, 3 इमेजेस। देखो ना, सीधी सी बात ये है, जब ऑब्जेक्ट 2 मिरर्स के बीच में था, एंगल 120 डिग्री था, बस 60 की दूरी पर था, 60 डिग्री यहाँ से, 60 डिग्री यहाँ से, तो 2 इमेजेस बनी। मैंने ऑब्जेक्ट को हल्का सा इस हॉरिजॉन्टल मिरर के पास ले आया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हो गई, 3 फॉर्म हो गई। इससे ज़्यादा इमेज इसमें फॉर्म हो भी नहीं सकती थी। तो ये शॉर्टकट है अगर आपको नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो नंबर ऑफ इमेजेस पर इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चंस बनते रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन पर, जो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप ये प्रॉब्लम्स को इजीली कर सकते हो, इनके रूल्स याद कर लेना, लिख लेना कहीं, राइट। और इसी तरह से ही ये जो पैरेलल मिरर्स वाला है, पैरेलल मिरर्स वाला काम भी आप कर सकते हो, क्लियर है बच्चों, राइट। तो हम अब आगे करते हैं रिलेटिव मोशन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब 1-2 क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ गए हैं। रिलेटिव मोशन से पहले मैं आपको रोटेशनल पे 1-2 क्वेश्चन और कराना चाहूँगा। देखो, सपोज ये एक मिरर है बच्चों, एक इंसिडेंट रे आके गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब जिस एंगल से गिरी थीटा से, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। ये बात आप सबको पता है। अगर मैं आपको बोलूँ बच्चों कि यहाँ पर जब रे गिरेगी तो क्या एक ब्राइट स्पॉट बन जाएगा। तो जब यहाँ पर ब्राइट स्पॉट बना इस जगह पर, मैंने क्या किया, इस मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया। एज अ रिजल्ट आपको पता है कि अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से घुमाऊंगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी एक पर्टिकुलर एंगल से घूम जाएगी, राइट। तो ये स्पॉट क्या नीचे की तरफ कहीं ना कहीं आ जाएगा ऐसे, राइट। तो मुझे आपको ये बताना है कि इसके नीचे की तरफ जाने की वेलोसिटी v क्या होगी, राइट। जैसे ही मैं थीटा एंगल से मिरर को रोटेट करूंगा, इस तरह से कर दूंगा मिरर को, तो किस वेलोसिटी से ये स्पॉट नीचे की तरफ दौड़ेगा, ये आपने बताना है। तो अगर आप इसको सोल्व कर सको तो करो जरूर बच्चों, वरना मैं देखो सोल्यूशन आपको करा रहा हूँ। सी, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करता हूँ तो रे किस रफ्तार से रोटेट होगी, मतलब किस एंगल से रोटेट होगी, 2θ से। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई अगर मिरर की वेलोसिटी ओमेगा है, यानी कि dθ/dt, तो इसकी नीचे की जो ओमेगा डैश होगी, नीचे जाने की रफ्तार, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होगी, d2θ/dt, यानी कि 2dθ/dt, राइट। यानी कि जो ओमेगा डैश आएगा बच्चों वो क्या आएगा, 2 ओमेगा आ जाएगा यहाँ से, राइट। और अगर मुझे बोला जाए कि v बताओ, तो v आपको पता है क्या होता है, v = r ओमेगा। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कैपिटल R ले लूँ तो जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी, 2 ओमेगा कैपिटल R। तो ये बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस को करने हैं। अगर कभी पेपर में आ जाए तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई इसको अगर ओमेगा से घुमा रहे हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे, ये मैंने ऐसे पहले बताया भी था आपको, बट हाँ क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मैंने करा दिया। अब इससे रेलिवेंट एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो देखो जरा सामने। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज लेकर आते हैं। अगर मैं आपको ये बोलता कि अब यहाँ पर सरफेस सर्कुलर नहीं है, राइट, सर्कल था तो आपने कंसेप्ट लगा दिया v = r ओमेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर इस P पॉइंट पर गिरी,
राइट। तो मैंने दोबारा से मिरर को उसी डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। मान लो कि मैंने इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट किया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी है। इस पॉइंट P से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y है, राइट। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसको ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करूँ मिरर को, तो इस ब्राइट स्पॉट की नीचे की तरफ की वेलोसिटी v क्या होगी, या इवन तक कि मैं आपसे टाइम भी कैलकुलेट कर सकता था आपको एक फिक्स डाटा देकर, मतलब कि 2 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, 4 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जब वेलोसिटी निकाल लोगे तो टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, राइट। अब देखो यहाँ पर ना पूरे सिनेरियो में अगर मैं ध्यान से देखूँ, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ओ ए और बी, क्लियर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो tan थीटा है बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ इस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी कि y अपॉन में बेस, बेस कितना है यहाँ पर d, तो मैं y को यहाँ पर ले लेता हूँ d tan थीटा, राइट, इन टर्म्स ऑफ d। यहाँ पर मुझे ये चीज़ समझनी है कि टाइम के साथ वेरी क्या हो रहा है। देखो टाइम के साथ वेरी दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, एक ओमेगा, चलो वो तो वेलोसिटी आप दे ही रहे हो, टाइम के साथ देखो पोजीशन वेरी हो रही है ये वाली, है ना, वाई नीचे की, देखो ये वाई कम हो रहा है टाइम के साथ, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये ब्रोड जो स्पोर्ट है ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा, जब तक मैं रोटेट करता रहूँगा तो ये नीचे आता रहेगा स्पोर्ट। तो अब देखो कंसेप्ट क्या है, आपने वी निकालना है, तो वी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डी वाई बाई डी टी, राइट। अच्छा, अगर ये स्पोर्ट नीचे आएगा तो एंगल भी चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो जब मैं डी वाई बाई डी टी करूँगा बच्चों, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी tan थीटा। इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो ये बन जाएगा डी सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा बाय डी टी। अब अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, इस डी थीटा बाय डी टी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर ये ओमेगा है तो यहाँ से यहाँ तक जो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या मैं इसको डायरेक्टली 2 ओमेगा लिख दूँ, राइट। अरे अगर मैं इसको ओमेगा वेलोसिटी से डी थीटा बाई डी टी का मतलब क्या, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम ना, तो ये किसके लिए भला, रिफ्लेक्टेड रे के लिए। तो यही रिजल्ट आपको जो बच्चों मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा डी सीकेंड स्क्वायर थीटा, राइट। और उसके बाद डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख दिया आपने, 2 ओमेगा। इस तरह से जो वेलोसिटी आई बच्चों वो आई 2 ओमेगा डॉट इंटू मतलब डी स्क्वायर डी सीकेंड स्क्वायर थीटा, राइट। तो इस केस में आंसर ये होता है। अगर सर्कुलर, यहाँ पर सर्कुलर कंसेप्ट होता, सर्कुलर सरफेस होता तो 2 ओमेगा इंटू आर, और अगर यहाँ लीनियर सरफेस होता तो ये। अगर आपसे टाइम पूछ लिया जाता तो टाइम के लिए आप क्या करते हैं, वाई अपॉन में, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट वाई में टाइम। आपने अगर टाइम निकालना है तो बेटा टाइम अगर आप निकालना चाहो तो कर सकते हो ना, वाई अपॉन में 2 ओमेगा डी सीकेंड स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप टाइम निकाल सकते हो, वाई की वैल्यू प्लेस कर दो कि भाई हाँ 2 मीटर के लिए, 4 मीटर के लिए, 5 मीटर के लिए। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना, ऐसा क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में आ चुका है। हाँ, अब यहाँ पर कोई मर्जी वैल्यू आपको गिवन हो कि मिरर इतनी दूर है, राइट, या ओमेगा इतना है, तो टाइम निकालो तो आप निकाल सकते हो। तो अब हम सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन ट्राई करते हैं रिलेटिव मोशन पर। तो बच्चों अब हम करेंगे रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अच्छे से देखना जरा। सबसे पहला केस क्या है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बच्चों ये मिरर है और ये है इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और यहाँ से x दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है O। अब डेफिनेट सी बात है, इससे y दूरी पर एक इमेज बनेगी और मैं ये बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू वाई है। अगर मैं ये बोलूँ कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है अंदर की तरफ है, तो मैं लिख देता हूँ इसको x वेक्टर, ऐसा बोल देता हूँ कि हाँ x जो x वेक्टर है वो अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है। और सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितना ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ आएगा उतनी इमेज अंदर की तरफ आ जाएगी। तो ये बात बिल्कुल वैलिड होगी इस तरह से अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है बच्चों। तो इससे ये पता लगता है कि अगर 1 सेकंड बीता, 1 सेकंड में अगर ये 2 मीटर कवर कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये भी 2 मीटर कवर करेगी इमेज राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट। तो इस तरह से अगर मुझे वेलोसिटी प्रिडिक्ट करनी है तो मैं क्या दोनों से डिफरेंशिएट कर दूँ, dx बाई डी टी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस dxy बाई डी टी, राइट। तो यानी कि ये हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो सबसे पहला और बेसिक कंसेप्ट, अगर मैं बोलूँ कि एक पर्सन 5 मीटर पर सेकंड से
स्टेशनरी मिरर है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिरर को भी मैं स्टेशनरी ले रहा हूँ, स्टेशनरी मिरर की तरफ भाग रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी बच्चों, -5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहला और बेसिक कंसेप्ट, राइट। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। अब थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं अब बच्चों कि सेकंड केस, इफ मिरर इज मूविंग, मैं बोल रहा हूं इफ मिरर इज मूविंग with object, find velocity of image। अब यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है, इस बात को ध्यान से समझना, सिनेरियो यहां पर थोड़ा सा बदल जाता है। अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, मान लो ये मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट है जो अब सामने की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर इसी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। आपको बताना है कि उस केस में जो इसकी इमेज बन रही होगी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, राइट। तो आप यहाँ पर अब रिलेटिव मोशन नहीं लगा सकते डायरेक्ट, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपने अभी प्रूव करा है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या इस बात को मैं ये लिख सकता हूँ, velocity of object with respect to mirror is negative of velocity of image with respect to mirror, क्योंकि मिरर को मैं आधार मान रहा था यहाँ पर। जैसे कि आप +1 में क्वेश्चन करते थे, आप ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर चलते थे कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू आप वेलोसिटीज कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पर मिरर के विद रिस्पेक्ट टू है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये क्या आएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और इसको ओपन करूँ तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, राइट। इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का सीधा सा तरीका क्या हो सकता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालूँ तो इसका देखो सीधा सा तरीका क्या हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये माइनस का तो इधर आकर प्लस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, राइट। और अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मिरर निकालनी होती तो फॉर्मूला बनता VO प्लस VI अपॉन में 2, ये वेक्टर लगा देता हूँ यहाँ पर, राइट, इस तरह से। तो एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया ये। अब यहाँ पर अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मिरर पता हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो, राइट, तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं निकाल सकता। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का सीधा सा तरीका क्या था बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का ट्वाइस कर दो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हो इन केस इफ मिरर इज मूविंग। अब देखो यहाँ से ये बात तो ट्रू होगी ना, अगर मिरर मूव ना कर रहा होता तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो आ ही रहे, जो कि पहले वाली बात है। बट अगर मिरर मूव कर रहा है तो आपको वेलोसिटी ऑफ मिरर को ट्वाइस करना होता है यहाँ पर, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। अब देखो मैं क्वेश्चन निकाल कर दिखाता हूँ ये वाला। तो बच्चों देखो जरा, सिनेरियो यही था कि ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से सामने की तरफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करता है। ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं कंसिडर करूंगा पॉजिटिव, और राइट से लेफ्ट की या नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को मैं कंसिडर करूंगा नेगेटिव, क्लियर। तो मुझे क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था अभी, ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है तो आपने क्या किया, -2 इंटू में 2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मिरर को 2 या -2 ले लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि -4 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की करा तो कितना है 5। इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, -9 मीटर पर सेकेंड। तो साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करता है, इसका ध्यान रखना बच्चों, क्लियर। चलो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो बच्चों अब एक छोटा सा कंसेप्ट और लेकर चलते हैं हम, कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर दे, अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड, तो यहां पर मैं लगाऊंगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज
बेसिकली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट को स्टिल रख दिया और मिरर को ऊपर नीचे मूव करूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इमेज पर, राइट। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ इमेज इफ मिरर स्टार्ट मूविंग पैरेलल, राइट। अभी मैं पैरेलल की बात कर रहा हूँ कि इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे मूव करेगा तो वो इफेक्ट तो मैंने आपको बता दिया है। अगर पैरेलल मूव करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन तक की डायरेक्शन भी सेम होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज की। क्लियर है? तो ये बात भी आपको समझनी चाहिए। अब मैं हम रिलेटिव मोशन करेंगे 2 डायमेंशन में, कि अगर 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मूव करे तो क्या होगा। तो बच्चों 2 डायमेंशन में समझते हैं कि हम रिलेटिव का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे। ठीक है, कॉमन सेंस है, जो अब तक आपने पढ़ा वही यहाँ यूज करूंगा मैं। सपोज एक मिरर है बच्चों, यहाँ पर ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और मैं आपको बोलूँ कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और ये जो वेलोसिटी है ये है 5√2 दैट इज टेक, राइट। ये है मिरर। मुझे बताओ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैं पूछ रहा हूं आपसे मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो देखो कंसेप्ट को यूज कैसे करना है। सबसे पहले इस मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो वेलोसिटी का क्या होगा। तो मैं पेन दूसरा यूज कर रहा हूं यहां पर ताकि आप समझ सको। देखो इसका ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसको मैं क्या बोलूंगा, VO cos थीटा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट sin थीटा। इससे मुझे पता लगा कि अगर कंपोनेंट रिजोल्व करूं तो ये हो जाएगा 5√2 cos 45, और ये वाला भी हो जाएगा 5√2 sin 45, और ये तो है ही 5√2। यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू मिरर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 जब मैं सोल्व करूंगा तो, राइट। तो अगर ये वाली वैल्यू 5 और मिरर स्टेशनरी है तो ये वाला कंपोनेंट भी कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सही है बात बिल्कुल। जो पैरेलल मूव कर रहा है कंपोनेंट वो अगर सोल्व करूं तो वो भी कितना आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल, वो भी कितना आ रहा है 5। तो यानी कि ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ 5, राइट। तो इस तरह से बच्चों मैंने जब कंपोनेंट को रिजोल्व करा तो मुझे क्या मिला, -5i कैप प्लस 5j कैप। तो ये तो आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो वो निकालना बहुत इजी है बच्चों, वाला काम है। -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका कर दो अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 25 + 25 अंडर रूट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगी अगेन 5√2, राइट। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। देखो जो इसमें मजे की बात क्या है कि सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज हो गया। पहले क्या था, पहले ये था ना इसका, देखो 5i कैप प्लस 5j कैप, अब कितना हो गया -5i कैप प्लस 5j कैप। तो ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चलते हैं अब। बस कंसेप्ट को समझो कि कंसेप्ट क्या यूज करना होता है, कंपोनेंट कैसे रिजोल्व कर रहे होते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि ऑब्जेक्ट 37 डिग्री का एंगल बनाकर हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे मूव कर रहा है, और मिरर भी मूव कर रहा है इस केस में 2 मीटर पर सेकंड से सामने की तरफ। आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। देखो ये खुद कर सकते हो आप, तो इसको वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कि क्या होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। चलो देखिए अब, तो अगर ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो ये क्या होगा बच्चों 5 cos 37 डिग्री, राइट। अगर ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो ये क्या होगा 5 sin 37 डिग्री। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो सोल्व करके यहाँ पर क्या आएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये वैल्यू आ जाएगी 4, राइट। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी सोल्व करके 3, cos 37 की वैल्यू लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मिरर भी मूव कर रहा है तो देखो अभी फिलहाल इसको ऐसे सोल्व करो कि ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मिरर। यहाँ का डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट करना होता है आपको। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या आ जाएगी -2, राइट। इनटू में 2 चल रहा है यहाँ पर, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है देखो इधर की तरफ 4, तो इस तरह से ये -8 आ जाएगी। यानी कि ये वाला कंपोनेंट तो आपको पता लग गया -8, मतलब 8 डायरेक्शन दिखाई दिए तो 8 लिख दो इसको। जो पैरेलल कंपोनेंट है वो तो वही रहेगा 3, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से आपने कंपोनेंट क्या निकाला -8i कैप प्लस 3j कैप। तो ये तो आ गया आपके पास वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब
यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 8 का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, राइट। तो ये हो जाएगा 64 + 9 इट विल बी 73 अंडर रूट। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते थे, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, और अगर मिरर भी मूव करा तो आपको मैंने तरीका बता ही दिया उसका। तो बच्चों मैं आपको दे रहा हूँ आज का दूसरा कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, जो कि रिलेटिव मोशन के ऊपर ही है। इसमें देखो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, ऑब्जेक्ट भी 2D में मूव कर रहा है, 2√2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और एंगल बन रहा है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और जो मिरर है वो भी अब 2D में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और अलोंग द हॉरिजॉन्टल इसका एंगल है 37 डिग्री। आपको बताना है कि इस सिनेरियो में जो इमेज होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और वेलोसिटी का आपने मैग्नीट्यूड बताना है, यानी कि आपने स्पीड बतानी है। तो ऑप्शंस आपको दे दिए मैंने, 4√7, 2√10, 5√2 और 10√3 मीटर पर सेकंड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, राइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन करता है, राइट। तो इसको भी नोट डाउन कर लो बच्चों। ये आपने अब 2 क्वेश्चन हो गए टोटल, जो आपने सोल्व करके मुझे कमेंट में बताने हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखो, जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है। एक प्लेन मिरर है बच्चों जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। आपको जो इसमें मेन चीज़ पर फोकस करना है वो ये है, जो k कैप है वो नॉर्मल टू द प्लेन मिरर है। अगर ये प्लेन मिरर ऐसे है तो k कैप को ये नॉर्मल निकाल दिया मैंने, यानी कि z एक्सिस है इस तरह से। और कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट है, राइट है, जो ऑब्जेक्ट भी अलोंग दिस k कैप मूव कर रहा है। अगर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है अलोंग z एक्सिस, देखो ऑब्जेक्ट वैसे तो वेलोसिटी 3D में दे रखी है आपको, लेकिन यहाँ पर फोकस किस पे कर रखा है, k कैप पर, कि जो k कैप की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द वो परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर है, और वो फेस कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो आपको बताना है कि उस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी। तो आपको सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना है कि देखो कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, सिर्फ k कैप कंपोनेंट चेंज होगा अगर मैं मिरर को मूव करूं, क्योंकि बाकी कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं देखो ये 3 डायमेंशन में बनाने की कोशिश करूं तो ये k कैप हो गया, मान लो ये आपका j कैप है, और ये आपका क्या i कैप, क्लियर। तो ये कंपोनेंट तो कोई असर नहीं होने वाला इसके ऊपर, राइट, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट जो है ये परपेंडिकुलर टू मिरर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, तो जस्ट k कंपोनेंट उठाओ। वहाँ से k कंपोनेंट क्या है मिरर के लिए 8 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो आपने क्या करना है, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो k कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 2 × में 8 - 5, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास बच्चों 11। तो यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था आपके पास 3i कैप प्लस 4j कैप, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी आपके पास, ये आपका देखो पॉजिटिव ही आ रहा है, तो प्लस 11k कैप, राइट। तो इस तरह से मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकता हूँ, और आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, राइट। हमको इस चीज़ पर फोकस करना होगा यहाँ पर कि जो k कैप है डेट इज़ नॉर्मल टू प्लेन मिरर। तो मुझे सिर्फ इस कंसेप्ट को समझना है यहाँ पर कि मुझे सिर्फ k कैप कंपोनेंट से काम है यहाँ पर, वरना बच्चा इसको वेक्टर का क्वेश्चन समझकर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा उसमें अगर हो सका तो मैं कुछ और जेन्युइन क्वेश्चन उठा लूँगा रिलेटिव मोशन से रिलेटेड, अदरवाइज मैं स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करूँगा। तो ये लेक्चर को आज यहीं पे ओवर करते हैं। इस लेक्चर में 2 कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, तो आप लेक्चर के नोट साथ साथ बनाते रहो। रिलेटिव मोशन से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिए। बट फिर भी अगर मुझे लगा कि कुछ और क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत है, जैसा कि मुझे रिस्पॉन्स आया आप लोगों से, तो मैं एक और लेक्चर इस पर शूट कर दूँगा। तो बच्चों मिलता हूँ आपसे मैं अब नेक्स्ट वीक। अब जो अगला लेक्चर होगा वो 5 से 7 दिनों के बाद मैं रिलीज़ करूँगा। वीक में 3 लेक्चर्स ही मैं रिलीज़ करूँगा, और इस तरह से हम ऑप्टिक्स का सफ़र हम पूरा कर लेंगे तय। वीडियो को आप चाहो तो डाउनलोड कर रख लो अपने पास, क्योंकि वीडियो आगे इन फ्यूचर काम आएगी आपके पास, और लैपटॉप स्क्रीन पर ही आप मेरे लेक्चर्स को देखा करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। सो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।